इस वीडियो का उद्देश्य है कि हम सामान्य भौतिकी की कक्षा में आने वाले कुछ सूत्रों और अवधारणाओं के बारे में जानें और उससे भी ज़्यादा हमें ये समझना है कि ये जो सूत्र और अवधारणाएं हैं ये किस प्रकार हमारे सामान्य ज्ञान से संबंधित होते हैं। अब आइए एक सामान्य से उदाहरण से हम शुरुआत करते हैं और इस वीडियो के लिए हम एक चीज़ मान लेते हैं और यह चीज़ हम इसलिए मान रहे हैं ताकि मुझे बार बार यह ना कहना पड़े कि यह इस वेग का परिमाण है यानी कि मैग्नीट्यूड है, यह इस वेग की दिशा है, यानी इस प्रकार की चीज़ें मुझे बार बार ना कहनी पड़े। इसके लिए हम यहाँ पर एक चीज़ मान रहे हैं कि जब भी हमारे पास धनात्मक वेग होगा यानी कि पॉजिटिव वेलोसिटी होगी तो इसका मतलब होगा कि जो गति है वह दाईं ओर की जा रही है, और इसी तरह यदि हमारे पास ऋणात्मक वेग होगा तो इसका मतलब यह होगा कि जो गति है वह बाईं ओर की जा रही है। हालांकि इस ऋणात्मक वेग वाली स्थिति हम इस वीडियो में तो नहीं देखेंगे, तो इन दोनों का उपयोग करके हम बस केवल एक संख्या लिखकर यह बता सकते हैं कि हम केवल एक ही विमा में गति कर रहे हैं, और उस संख्या को देखकर आप आसानी से परिमाण और दिशा दोनों के बारे में समझ जाएंगे। उदाहरण के लिए यदि मैं कहता हूं कि वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है तो इसका मतलब यह होगा कि वेग 5 मीटर प्रति सेकंड दाईं ओर है, और अगर मैं कहता हूं कि वेग ऋणात्मक 5 मीटर प्रति सेकंड है तो इसका मतलब यह होगा कि वेग 5 मीटर प्रति सेकंड बाईं ओर है। अब चलिए चीजों को सरल बनाए रखने के लिए हम यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है वह मान लेते हैं कि 5 मीटर प्रति सेकंड है। और एक बार आपको वापस बता दूं कि यह प्रारंभिक वेग यदि 5 मीटर प्रति सेकंड है तो यह लिखकर हमने इस वेग के परिमाण एवं दिशा दोनों का उल्लेख कर दिया है, क्योंकि ऊपर हम इस चिन्ह परिपाटी के बारे में बात कर ही चुके हैं। तो 5 मीटर प्रति सेकंड का अर्थ है कि यह वेग 5 मीटर प्रति सेकंड दाईं ओर है। अब आइए हम यहाँ पर एक नियत त्वरण यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान लेते हैं, जो कि है 2 मीटर प्रति सेकंड, या इसे हम 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। और चूंकि यह धनात्मक है तो इसका मतलब है कि यह दाईं ओर है। अब आइए यह भी मान लेते हैं कि यह नियत त्वरण एक निश्चित समय अंतराल में है, और यह जो निश्चित समय अंतराल है यानी कि समय में जो परिवर्तन है, या कह सकते हैं कि जो डेल्टा टी है वह 4 सेकंड है। तो इस वीडियो में इस एस का अर्थ होगा सेकंड, और असल में हमें दो चीजें पता करनी है। पहली चीज यह कह सकते हैं कि 4 सेकंड के समय अंतराल के बाद हम कितनी तेजी से गति कर रहे होंगे, और दूसरी चीज हम यह पता करेंगे कि इन 4 सेकंडों में हम कितनी दूर तक गति कर लेंगे। अब आइए इन्हें पता करने के लिए हम यहाँ पर एक चित्र बना लेते हैं। तो सबसे पहले यह तो हमारा वेग अक्ष है और यह हमारा समय अक्ष है। तो यहाँ पर तो समय है और यहाँ पर वेग है, और यह भी ध्यान दीजिए कि हम 5 मीटर प्रति सेकंड से शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा प्रारंभिक वेग है वह 5 मीटर प्रति सेकंड है। अब इसके बाद के हर एक सेकंड पर हमारा वेग 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नियत त्वरण है वह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो यदि हम इसके बाद के इस सेकंड पर बात करते हैं तो हमारा वेग 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ जाएगा और अब 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब इसी के बारे में सोचने का एक दूसरा तरीका यह हो सकता है कि इस वेग रेखा की जो ढाल यानी कि स्लोप होगी वही मेरा नियत त्वरण आने वाला है। तो हमारे पास एक नियत ढाल होगी जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। अब चलिए इस पर विचार करते हैं कि 4 सेकंड के बाद क्या घटित हो चुका होगा। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, तो यह मेरा डेल्टा टी है, और जो अंतिम वेग है वह यहाँ कहीं पर होने वाला है। अब वैसे तो हमें इस अंतिम वेग को यहाँ पर दर्शाना था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर यह वेग लिखा हुआ है जो कि बीच में आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं कि इस अंतिम वेग को यहां पर नीचे लिख लेते हैं। तो अब यह अंतिम वेग क्या होगा, देखिए हम शुरुआत करते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड से। अब अंतिम वेग हम चरों यानी कि वेरिएबल्स और संख्याओं दोनों से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हम यहां पर एक प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी से शुरुआत कर रहे हैं। तो यह जो नीचे आई लिखा हुआ है इसका मतलब है इनिशियल, और इस प्रारंभिक वेग के प्रत्येक सेकंड बाद हम इतने तेज होते जा रहे हैं। तो अब यदि हमें पता लगाना है कि हम कितने तेज हो रहे हैं, तो जो सेकंडों की संख्या है हम उसे इस नियत त्वरण से गुणा कर देंगे। तो डेल्टा टी गुणा यहाँ पर यह एसी वेक्टर
और इस c का अर्थ है कि यह त्वरण नियत है यानी कि कांस्टेंट है। तो यह राशि हमें हमारा अंतिम वेग दे देगी। यानी यदि मैं इस बिंदु से शुरुआत करता हूं और समय अंतराल को यदि मैं ढाल से गुणा कर देता हूं तो मैं इस ऊंचाई तक पहुंच जाऊंगा। यानी इससे हमें हमारा जो अंतिम वेग है वह मिल जाएगा। और यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये संख्याएं वैसे कुछ भी हो सकती हैं। मैंने इन्हीं संख्याओं को इसलिए चुना है ताकि चीजें एकदम स्पष्ट हो जाए। अब आइए हम यहां पर मान रख लेते हैं। तो देखिए प्रारंभिक वेग तो है 5 मीटर प्रति सेकंड प्लस डेल्टा टी है 4 सेकंड और नियत त्वरण है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब देखिए यहां पर सेकंड से सेकंड निरस्त हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, देखिए 5 मीटर प्रति सेकंड प्लस 4 गुणा 2 यानी कि यह 8 बनेगा और यहां पर मीटर प्रति सेकंड बच जाएगा। अब देखिए 5 मीटर प्रति सेकंड प्लस 8 मीटर प्रति सेकंड ये दोनों जुड़कर बन जाएंगे 13 मीटर प्रति सेकंड और यही हमारा अंतिम वेग आ जाएगा। अब मैं एक बार चाहूंगा कि हम यहां पर रुकें और इसके बारे में सोचें कि क्या हम इस अंतिम वेग को हमारी सामान्य समझ से भी ज्ञात कर सकते थे। तो ऐसा हम बिल्कुल कर सकते थे। देखिए यदि हमारा प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है और हर सेकंड के बाद हम 2 मीटर प्रति सेकंड से तेज होते जा रहे हैं, यानी हर बीतते सेकंड के साथ हमारा वेग 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ता जा रहा है। तो देखिए शुरुआत में तो हमारा वेग था 5 मीटर प्रति सेकंड। अब 1 सेकंड के बाद हमारा वेग हो जाएगा 7 मीटर प्रति सेकंड, 2 सेकंड के बाद हमारा वेग हो जाएगा 9 मीटर प्रति सेकंड, 3 सेकंड के बाद हमारा वेग हो जाएगा 11 मीटर प्रति सेकंड और 4 सेकंड के बाद हमारा वेग हो जाएगा 13 मीटर प्रति सेकंड। तो यह जो समय बीत गया है इसको जब हम इस त्वरण से गुणा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम कितनी तेजी से आगे गति करने वाले हैं, यानी कि 8 मीटर प्रति सेकंड। और हम पहले से ही 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहे थे। तो 5 मीटर प्रति सेकंड प्लस 8 मीटर प्रति सेकंड यानी कि हमारा अंतिम वेग हो जाएगा 13 मीटर प्रति सेकंड। तो 4 सेकंड के बाद यहां पर यह जो अंतिम वेग है यह 13 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब मैं यहां पर एक बार वापस से रुकूंगा और आपको कहूंगा कि आप एक बार वापस से इसके बारे में सोचिए। उम्मीद करता हूं कि सामान्य समझ से ही आप इसके बारे में समझ पा रहे होंगे। और देखिए यह जो हमने यहां पर सूत्र लिखा है यह कोई ऐसा सूत्र नहीं है जो अचानक से ही आ गया है। यह सूत्र एकदम हमारे सामान्य ज्ञान से ही आता है। अब अगली चीज हम यहां पर यह पता करना चाहते हैं कि हम इस समय अंतराल में कितना विस्थापित हो जाएंगे। हम पिछली वीडियो से यह जानते हैं कि विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट इस वक्र के अंतर्गत जो क्षेत्रफल होता है वही आता है। तो अब सवाल यह उठता है कि इस वक्र के अंतर्गत यह क्षेत्रफल हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यह हमें थोड़ी अजीब सी आकृति लग रही है, लेकिन इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सामान्य ज्यामिति का उपयोग कर सकते हैं और इसे दो अलग अलग क्षेत्रफलों में विभक्त कर सकते हैं। तो देखिए इस आकृति को हम दो सामान्य आकृतियों में इस प्रकार विभक्त कर सकते हैं। एक तो देखिए यह नीला भाग है जो कि एक आयत अर्थात रेक्टेंगल है और हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना एकदम आसान होता है। और दूसरा भाग यहाँ पर यह त्रिभुज आ जाने वाला है और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना भी हम जानते हैं एकदम आसान होता है। तो इस तरह हमें हमारा विस्थापन मिल जाएगा और उम्मीद करता हूं कि आप सामान्य समझ से भी इसका पता लगा पा रहे होंगे, क्योंकि देखिए यह नीला क्षेत्रफल हमें बताता है कि हम कितनी दूरी तक गति कर पाएंगे यदि यहाँ पर कोई भी त्वरण नहीं लग रहा है। तो यदि हम 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 4 सेकंड तक गति करते हैं तो यह हमें बता देगा कि हम कितनी दूरी तक पहुंच पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो समय है यह 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड व 4 सेकंड। तो जो समय में परिवर्तन है वह कितना है, देखिए हम 0 सेकंड से 4 सेकंड तक जा रहे हैं, यानी कि डेल्टा टी यहाँ पर 4 सेकंड हो जाएगा। तो अगर हम 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 4 सेकंड तक चलते हैं तो हम 20 मीटर दूर तक चले जाएंगे। तो यहाँ पर यह जो क्षेत्रफल है यह 5 गुणा 4 यानी कि 20 मीटर यहाँ पर आ जाएगा। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें यह बताता है कि हम इस नीचे वाले क्षेत्रफल से त्वरण के कारण कितनी दूर जा रहे हैं, क्योंकि त्वरण के कारण हमारा वेग बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि हमारी जो गति है उसमें तेजी आती ही जा रही है। और अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना भी बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर यह जो आधार यानी कि बेस है यह तो 4 सेकंड ही होगा, क्योंकि जो समय यहाँ पर बीता है वह 4 सेकंड ही है। उसके बाद यह जो ऊंचाई है
यह क्या आएगी, देखिए यह ऊंचाई होगी मेरा अंतिम वेग माइनस मेरा प्रारंभिक वेग, या ऐसे कह सकते हैं कि त्वरण के कारण वेग में परिवर्तन। तो अब देखिए वेग में परिवर्तन क्या होगा, 13 है माइनस 5 यानी कि 8, जो कि यहां पर यह 8 मीटर प्रति सेकंड था, तो यह जो ऊंचाई है यह 8 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। और हमारा जो आधार है वह हमें पता है, यह समय अंतराल होगा जो कि 4 सेकंड है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अब देखिए क्या आ जाएगा, 1/2 गुणा आधार यानी कि यह 4 सेकंड गुणा ऊंचाई यानी कि 8 मीटर प्रति सेकंड। सेकंड से तो सेकंड निरस्त हो जाएगा, 1/2 गुणा 4 करने से हमें 2 मिलेगा, और 2 गुणा 8 मीटर यानी कि यह 16 मीटर आ जाएगा। तो यह जो क्षेत्रफल है यह 16 मीटर होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो कुल विस्थापन है वह होगा 20 मीटर प्लस में 16 मीटर, यानी कि 36 मीटर का कुल विस्थापन आ जाएगा। और एक बार आपको फिर से बता दूं कि यह विस्थापन दाईं ओर है, तभी हमें यह धनात्मक मिला है, तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा कुल विस्थापन आ गया है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसी चीज को संख्याओं के रूप में न करके चरों के रूप में करूं, और उससे जो हमें सूत्र मिलेगा उसे हम याद रख लेंगे। हालांकि मेरा लक्ष्य तो यही था कि मैं आपको इस प्रकार से इसे समझाऊं ताकि आप यह देख पाएं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह सब कुछ हम हमारी सामान्य समझ से ही कर सकते हैं। अब यदि हम चरों अर्थात वेरिएबल्स के रूप में सोचें तो इस आयत का क्षेत्रफल देखिए क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा जो हमारा प्रारंभिक वेग है गुणा जो समय अंतराल है। तो यह तो इस नीले आयत का क्षेत्रफल आ गया है, और प्लस अब हम यहां पर वापस से यह समय अंतराल लिखेंगे यानी कि डेल्टा टी, और इसके गुणा में हम यहां पर जो वेग में परिवर्तन है यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग लिख देंगे। तो इन दोनों को गुणा करने से हमें इस वाले आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा, लेकिन हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है जो कि इस आयत के क्षेत्रफल का केवल आधा भाग है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखने के लिए हम यहां पर 1/2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए यह तो हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है और यह इस आयत का क्षेत्रफल है। अब आइए एक काम करते हैं, हम इन दोनों पदों में से डेल्टा टी को उभयनिष्ठ कर देते हैं। तो यहां से यदि हम डेल्टा टी को उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन करते हैं तो देखिए क्या बचेगा, यहां से तो हमें प्रारंभिक वेग यानी कि यह वी वेक्टर मिल जाएगा, और यहां से देखिए हमें क्या मिलने वाला है, यदि हम इस 1/2 को अंदर वितरित कर देते हैं। और एक बार आपको वापस से बता दूं कि हम इन दोनों में से डेल्टा टी को उभयनिष्ठ ले रहे हैं। तो डेल्टा टी को उभयनिष्ठ करने पर यहां से एक तो वी वेक्टर और प्लस यहां पर देखिए 1/2 को अंदर गुणा कर देते हैं, तो 1/2 गुणा अंतिम वेग यानी कि वी एफ वैक्टर 1/2, और यहां पर गुणा होगा माइनस वी आई वैक्टर, तो यह बनेगा माइनस 1/2 वी आई वैक्टर। अब इसे आगे हम और भी सरल कर सकते हैं। यहां पर इस कोष्टक में देखिए वी आई वैक्टर प्लस 1/2 वी एफ वैक्टर माइनस 1/2 वी आई वैक्टर लिखा हुआ है। तो पहले और तीसरे पद को देखिए, यहां पर वी आई वैक्टर है और माइनस 1/2 वी आई वैक्टर है। तो हम एक चीज में से उसी चीज का आधा घटा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसके परिणाम में हमें धनात्मक 1/2 गुणा वही चीज मिलेगी, यानी धनात्मक 1/2 गुणा वी आई वैक्टर मिलेगा। तो इसे हम आगे सरल कर सकते हैं। यहां पर वी आई वैक्टर माइनस 1/2 वी आई वैक्टर, ये दोनों मिलकर हमें 1/2 वी आई वैक्टर दे देंगे। तो यहां पर देखिए 1/2 वी आई वैक्टर प्लस 1/2 वी एफ वैक्टर, और यहां पर गुणा में है डेल्टा टी, और यह हमारा कुल विस्थापन यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया है। अब अगर हम चाहें तो इसे और आगे सरल भी कर सकते हैं। यदि हम इस कोष्टक में से 1/2 को उभयनिष्ठ और निकाल देते हैं तो देखिए हमें यहां से क्या मिलेगा, एस वेक्टर बराबर, यहां से हमने 1/2 को उभयनिष्ठ कर लिया है, तो हमें देखिए क्या मिलेगा, डेल्टा टी गुणा 1/2 तो उभयनिष्ठ आ गया है, और अब कोष्टक में बचेगा वी आई वैक्टर प्लस वी एफ वैक्टर। अब अगर हम ध्यान से सोचें तो हम देख सकते हैं कि यहां पर हमें बहुत ही रोचक चीज प्राप्त हुई है। जो कुल विस्थापन है वह है डेल्टा टी गुणा 1/2 गुणा प्रारंभिक वेग यानी वी आई वैक्टर प्लस अंतिम वेग यानी वी एफ वैक्टर। तो देखिए यदि हम ध्यान से देखते हैं तो यह जो राशि है, यह राशि यहां पर क्या है, यह इन दोनों संख्याओं का समांतर माध्य है, यानी कि अरिथमेटिक मीन ही है, और इसे हम एक नया नाम देते हैं, और यहां पर आपको इस नाम का बहुत ही ध्यान रखना होगा।
इस राशि को हम कहते हैं औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी। अब यदि मैं इसके पीछे के कारण की बात करता हूं कि औसत वेग हमें प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग दोनों का योग करके यहां पर 1/2 से गुणा करने से मिल जा रहा है, या ऐसे कह सकते हैं कि प्रारंभिक वेग व अंतिम वेग का औसत लेने से हमें यह औसत वेग मिल जा रहा है, जो कि यहां पर कहीं पर होगा। तो इसके पीछे का कारण यह है कि यहां पर यह जो त्वरण है वह नियत है, अर्थात कांस्टेंट है। और हम भौतिकी की प्रारंभिक कक्षाओं में यही कल्पना करते हैं कि त्वरण नियत होता है, लेकिन यह कल्पना हमेशा सत्य नहीं होती है। लेकिन यह बात जरूर है कि जब भी त्वरण नियत होगा तो हम औसत वेग, प्रारंभिक वेग व अंतिम वेग का औसत करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर यह वक्र होता, या दूसरे शब्दों में यह त्वरण परिवर्तित हो रहा होता, तब हम औसत वेग इससे ज्ञात नहीं कर सकते थे। तो हमने यहां पर यह सीख लिया है कि यदि हमें कुल विस्थापन ज्ञात करना है तो पहले तो हम प्रारंभिक वेग लेंगे, अंतिम वेग लेंगे, इन दोनों का औसत ले लेंगे और उसके बाद उसे हम समय अंतराल अर्थात डेल्टा टी से गुणा कर लेंगे। इससे हमें हमारा कुल विस्थापन मिल जाएगा। जैसे कि इस स्थिति में जो हमारा अंतिम वेग था वह 13 मीटर प्रति सेकंड था, प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड था। तो यदि हम इन दोनों का औसत लेते हैं तो पहले तो इनका योग करेंगे, तो 13 + 5 यानी कि 18 आ जाएगा, और औसत लेने के लिए हम इसमें 2 से भाग लगा देंगे, तो 18/2 यानी कि 9 मिलेगा। तो यहां पर जो औसत वेग है वह 9 मीटर प्रति सेकंड होगा, और इसको यदि हम समय अंतराल से गुणा कर देते हैं तो समय अंतराल यहां पर 4 सेकंड है, तो 9 मीटर प्रति सेकंड गुणा 4 सेकंड हमें 36 मीटर मिल जाएगा, जो कि यहां पर कुल विस्थापन आने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यह बताया है कि हमें यहां पर इन सूत्रों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हम इस प्रकार से हमारी सामान्य समझ का उपयोग करते हुए चीजों को आसानी से पता कर सकते हैं।